हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। राजा टीचर्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। देखिए, अगर आप जो है टीआरई 4.0, ठीक है, या फिर यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोगों ने क्लास 9th और 10th के लिए साइंस के एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी स्टार्ट की है। ठीक है, उनमें से चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, उसका भी पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। मतलब हर चैप्टर के 50-50 क्वेश्चंस हुए हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 के कंप्लीट हो गए हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक की जो है हम चर्चाओं को करेंगे। ठीक है, चलो देखते हो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है आज की क्लास का। ठीक है, ये पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, आज की डेट में हम पार्ट 2 करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोलाइडी सॉल्यूशन के दो मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं। दो मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं। बोला गया है कि व्हाट आर द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ कोलाइडी सॉल्यूशन, यानी कि कोलाइडी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट कौन से होते हैं। ठीक है, तो देख एक बात ध्यान से समझिएगा। देखो, जो हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, ठीक है, जो हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसके दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, जैसे आपने पढ़ा होगा सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं। एक आपने पढ़ा होता है सोल्यूट, यानी कि जिसको बोलते हैं विलेय, और एक आपने पढ़ा होगा सॉल्वेंट, जिसको बोलते हैं विलायक। यानी कि ये होता है हमारा विलेय और ये होता है हमारा विलायक। जैसे ये होते हैं, वैसे ही कोलाइडल सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं। एक हमारा होता है डिस्पर्स्ड फेज, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज। ये लाइक सोल्यूट होता है, ठीक है ना, ये सोल्यूट की तरह होता है, लाइक सोल्यूट होता है। एक हमारा होता है डिस्पर्जिंग, एक होता है हमारा डिस्पर्जिंग मीडियम, ठीक है, डिस्पर्जिंग मीडियम। और ये वाला लाइक हमारा सॉल्वेंट होता है, ठीक है ना, ये हमारा कैसा होता है, ये हमारा लाइक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट का मतलब होता है, जैसे मान लो कि अगर हम आपसे बोलें कि हमारे पास वाटर है और शुगर है, पानी और चीनी हमने मिलाया है, तो जो शुगर जो है वाटर में डिसॉल्व हो गई, तो इसका मतलब शुगर हमारा होता है सोल्यूट और वाटर हमारा होता है सॉल्वेंट, क्योंकि पानी ने अपने अंदर चीनी को डिसॉल्व कर लिया। वैसे ही कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक डिस्पर्स्ड फेज होता है, ठीक है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिक्षिप्त प्रवस्था। हिंदी में क्या बोलते हैं? परिक्षिप्त प्रवस्था बोलते हैं। और एक होता है डिस्पर्जन मीडियम, यानी कि जिसको बोलते हैं परिक्षेपण, परिक्षेपण माध्यम इसी को बोल देते हैं। ठीक है ना, तो दो फेज होते हैं। तो ये देखो ऑप्शन नंबर ए में यही बात लिखी है। एक हमारी परिक्षिप्त प्रवस्था जिसको डिस्पर्ज फेज बोलते हैं, परिक्षेपण माध्यम जिसको डिस्पर्जिंग मीडियम बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो बोला गया है कि जो हमारा कोहरा है, ठीक है, हमारा जो कोहरा यानी इसको फॉग बोलते हैं, बादल यानी इसको क्लाउड बोलते हैं, कुहासा जिसको मिस्ट बोलते हैं, कौन से प्रकार के कोलाइडल सॉल्यूशन है। यानी कि फॉग, क्लाउड, मिस्ट आर एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, यानी कि कौन से टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन के ये एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये देखो, ये हमारे होते हैं एरोसोल के मिक्सर। एरोसोल का पार्ट होता है, कौन सा पार्ट होता है? एरोसोल का पार्ट होता है। तो एरोसोल का मतलब होता है, एरोसोल का मतलब होता है कि जब हमारे पास गैस में, ठीक, क्या होता है, गैस में लिक्विड, गैस में लिक्विड जो है या फिर वाटर के ड्रॉपलेट्स अगर अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना, किसके ड्रॉपलेट? वाटर के ड्रॉपलेट अवेलेबल होते हैं। ड्रॉपलेट यानी पानी की छोटी छोटी बूंदें किसी भी गैस में अगर डिसॉल्व होती हैं, उसको बोलते हैं एरोसोल। क्या बोलते हैं? एरोसोल। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर वाटर जो है गैस में डिसॉल्व होता है, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ये ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड मतलब 28 नंबर देखिएगा। जो धुआं हमारा स्मोग है और ऑटोमोबाइल का निकास यानी एग्जॉस्ट है, किस प्रकार के कोलाइड है। यानी कि स्मोग और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हमारे हैं, वो कौन से टाइप के कोलाइड होते हैं। ठीक है, तो देखो धुआं और ऑटोमोबाइल का एग्जॉस्ट, देखो धुएं में क्या होता है, धुएं में हमारे पास होता है जो है धुएं के पार्टिकल यानी कार्बन होता है, मतलब सॉलिड फॉर्म में। और उसके बाद क्या होता है, वो एयर में मिक्स होता है, तो उसको बोल देते हैं धुआं बोल देते हैं। वही तो धुआं होता है ना, यानी कि कार्बन को जब हम एयर में मिक्स करते हैं तो वो होता है धुआं। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर एयर और प्लस कार्बन दो बातें होती हैं, तो कार्बन जो है हमारा एयर में मिला है, इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा एरोसोल होता है। जिसमें जो हमारा सॉलिड है वो गैस में मिला होता है, जिसमें हमारा जो सॉलिड होता है वो गैस में डिसॉल्व होता है, दैट इज एरोसोल। इसको भी हम बोलेंगे एरोसोल कहते हैं। ठीक है, एरोसोल कोलाइड होता है।
क्वेश्चन नंबर 29 बोला गया है दूध यानी मिल्क और फेस क्रीम किस प्रकार के कोलाइडल सॉल्यूशन के उदाहरण हैं, यानी कि मिल्क एंड फेस क्रीम आर द फेमस एग्जांपल ऑफ विच कोलाइडल फॉर्म, कौन से कोलाइडल फॉर्म के एग्जांपल हैं। देखो दूध बोले, देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा बहुत जाता है। दूध हमारा किस प्रकार का सोल्यूशन है, यानी मिल्क हमारा किस टाइप का जो है हमारा कोलाइडल सोल्यूशन है। तो मिल्क जो होता है वो हमारा इमल्सन होता है, ठीक है ना, वो हमारा कैसा होता है, वो हमारा होता है इमल्सन, यानी कि इमल्सन को बोलते हैं पायस, क्या बोलते हैं, पायस, ठीक है। इमल्सन का मतलब होता है पायस, यानी कि पायस का मतलब होता है जिसमें लिक्विड लिक्विड में मिक्स होता है, कोई भी लिक्विड लिक्विड में मिक्स होता है। यानी कि जैसे यहाँ पर लिक्विड लिक्विड का मतलब, जैसे हम आपसे मिल्क की बात करें, ठीक है, मिल्क का मतलब कौन होता है, पहला लिक्विड कौन होता है, पहला लिक्विड होता है हमारा वाटर, कौन होता है, वाटर। वाटर में मिला होता है कौन, वाटर में मिला होता है फैट की ड्रॉपलेट मिली होती है, यानी कि जो है वसा यानी फैट होती है ना, फैट की बूंदे मिली होती हैं, इसको बोलते हैं दूध। यानी कि पानी में जब फैट की बूंदे मिला दी जाती है उसको दूध बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं इमल्सन, इसको क्या बोलते हैं, इमल्सन, यानी कि ये लिक्विड लिक्विड का डिस्पर्जन होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए, यानी कि ये पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन के नंबरिंग पे ध्यान मत देना, ए बी सी का ऑप्शन कौन सा है, आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे तो आपको सारी बातें ये समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन बोला गया कि जेली हो गया, पनीर हो गया और मक्खन हो गया, यानी कि जेली हो गया, चीज हो गया और बटर हो गया, कौन सी कोलाइडल कैटेगरी में आते हैं, किस प्रकार की कोलाइडल श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो पहली बात समझो कि जो जेली हो गया या पनीर हो गया या मक्खन हो गया, जब कोई भी सॉलिड, जरा ध्यान से समझिएगा, देखो जेली बोले, जेली का मतलब किसी भी लिक्विड के अंदर कोई सॉलिड पार्टिकल फंसा हुआ है। पनीर का मतलब भी तो यही होता है ना, किसी भी लिक्विड के अंदर सॉलिड पार्टिकल फंसा हुआ है। मक्खन भी तो सेम कैटेगरी का होता है ना, यानी कि सॉलिड के अंदर, सॉरी, जो है किसी भी लिक्विड के अंदर, किसी भी लिक्विड के अंदर कोई भी सॉलिड पार्टिकल अगर फंसा होता है तो उसको बोलते हैं जेल, क्या बोलते हैं, जेल बोलते हैं। और जेली हो गया, पनीर हो गया, मक्खन हो गया, ये सभी हमारे एग्जाम्पल किसके हैं, जेल के एग्जाम्पल है, ठीक है ना। यानी कि जो कोई भी सॉलिड होता है उसमें कोई भी लिक्विड अगर मिल जाता है तो उसको बोलते हैं हम कोलाइडल सॉल्यूशन, यानी कि उसको बोलते हैं जेल बोलते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे लिखा है डिस्पर्स्ड ऑफ लिक्विड इन सॉलिड, यानी किसी भी सॉलिड में लिक्विड को अगर हम डिजोल्व करते हैं, लिक्विड डिजोल्व हो रहा है, लिक्विड डिस्पर्स हो रहा है किसमें, सॉलिड में, तो वो हमारा हो जाता है क्या, वो हमारा हो जाता है जेल हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, झामा पत्थर या प्यूमिस स्टोन, रबर, स्पॉन्ज किस प्रकार के कोलाइडल सॉल्यूशन है, प्यूमिस स्टोन, रबर, स्पॉन्ज फॉल अंडर विच टाइप ऑफ कोलाइडल फॉर्म, ठीक है। यानी कि देखो झामा पत्थर यानी कि रबर जो होती है, स्पंज क्या होती है, देखो रबर और स्पंज का मतलब होता है कोई भी गैस किसी भी सॉलिड में डिसॉल्व होती है, कोई भी गैस किसी भी सॉलिड में अगर फंस जाती है तो उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं हम जो है सॉलिड फॉर्म बोलते हैं, कैसा फॉर्म बोलते हैं, सॉलिड फॉर्म बोलते हैं। तो ये हमारे जो स्टोन हो गया, यानी प्यूमिस स्टोन हो गया, रबर हो गया, स्पॉन्ज हो गया, ये सभी हमारे सॉलिड फॉर्म के एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि इनमें सॉलिड के अंदर कोई भी गैस फंसी होती है, सॉलिड के अंदर कोई भी गैस ट्रैप होती है, सॉलिड के अंदर गैस ट्रैप कर देते हैं तो उसको बोलते हैं सॉलिड फॉर्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला गया ब्लड हो गया, मड हो गया यानी कीचड़ हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कौन सी कोलाइडल श्रेणी में आते हैं, यानी ब्लड हो गया, मड हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बिलोंग टू विच कोलाइडल कैटेगरी, वो कौन से कोलाइडल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ब्लड का होता है, ब्लड के अंदर देखो सॉलिड पार्टिकल होते हैं, वो किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व होते हैं, वो किसी भी लिक्विड में डिस्पर्स्ड होते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कोई भी सॉलिड किसी भी लिक्विड में डिस्पर्स्ड हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं सॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉल बोलते हैं। ये हमारा डिस्पर्स्ड ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि सॉलिड में, सॉरी, किसी भी लिक्विड में अगर कोई सॉलिड डिस्पर्स होता है दैट इज सॉल, यानी कि ब्लड हो गया, मड हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, ये सभी हमारे सॉल के एग्जाम्पल है, ठीक है ना। यानी देखो मड का मतलब क्या होता है, मिट्टी है, उसको पानी में क्या किया, पानी में डिस्पर्स कर दिया, पानी में मिला दिया, मिट्टी पानी में मिली तभी तो कीचड़ बना है ना। तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं सॉल्ट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे बोला गया दूध से मक्खन निकालने के लिए किस तकनीकी का उपयोग करते हैं, यानी कि विच टेक्निक यूज टू सेपरेट बटर यानी फैट क्रीम फ्रॉम मिल्क। देखो जो है फैट क्रीम को अगर हमें अलग करना है उसके लिए हमें जो टेक्निक अपनानी होती है वो होती है सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी कि उसको बोलते हैं अपकेंद्रीकरण। अब ये सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, इसमें जो होता है किसी भी मिक्सचर को बहुत तेजी के साथ हम घुमाते हैं, ठीक है, मिक्सचर को बहुत तेजी से घुमाते हैं, ठीक है ना, बहुत मिक्सचर को क्या करेंगे,
बहुत तेजी से घुमाते हैं, तो मिक्सचर को जो बहुत तेजी से घुमाएंगे तो क्या होगा, जितने भी लाइट पार्टिकल होंगे यानी कि जो हल्के पार्टिकल होंगे, ठीक है ना, जितने भी हल्के पार्टिकल यानी कि लाइट पार्टिकल होंगे वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे। वो क्या होंगे, ऊपर की तरफ आ जाएंगे। और बाकी का जो जो भी भारी पार्टिकल होंगे यानी कि जैसे लिक्विड हो गया या जो भी पार्टिकल होंगे वो हमारे, यानी कि जो भारी पार्टिकल होंगे वो हमारे नीचे की तरफ पहुंच जाते हैं। इस मेथड को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। अब ये यूज कहाँ पे होती है, जैसे दूध से मक्खन निकालना है तो दूध को जो बहुत तेजी से घुमाएंगे तो इसके जो आपके सॉलिड वाले पार्टिकल हैं यानी कि जो हल्के वाले पार्टिकल हैं वो ऊपर हो जाएंगे और जो भारी वाले पार्टिकल है वो नीचे की तरफ हो जाएंगे। तो मक्खन देखो ऊपर की तरफ होता है, उसको हम बाहर कर लेते हैं, करते नहीं करते। ऐसे ही जो हमारी जो है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे वो हम बताएंगे। तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, आप केंद्रीकरण टेक्निक का यूज यूज हम जो है बिजनेस पर्पस पे कहाँ पे करते हैं, कॉमर्शियल एप्लीकेशन में सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज कहाँ करते हैं। देखो नैदानिक प्रयोगशालाओं में रक्त और मूत्र की जांच में यानी कि डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में ब्लड और यूरिन के टेस्ट में, यहाँ पर हम सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का ही यूज करते हैं, ठीक है। अगला है डेयरी और घरों में मक्खन निकालने में, बिल्कुल मक्खन निकालने में भी हम इसी टेक्निक का यूज करते हैं। कपड़े धोने की वॉशिंग मशीन से भीगे कपड़ों से जल को निचोड़ने में यानी कि उसमें भी इसी टेक्निक का यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज, यानी कि इन सभी जो प्रोसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं इन सभी में हम यूज क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का ही यूज करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ से एक आधे तो बन ही जाते हैं। कोई भी इमिसिबल लिक्विड है यानी कि अगर कोई आघुलनशील द्रव जैसे तेल जल के मिश्रण को पृथक करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। Which operators is used to separate a mixture of immiscible liquid like oil and water। ठीक है, ऑयल और वाटर को हमें अलग करना है तो हम कौन से टेक्निक का यूज करेंगे। तो उसके लिए देखो हमें लेना पड़ता है, उसके लिए हमें लेना पड़ता है कौन सा, सेपरेटिंग फनल हमें लेना पड़ता है। कौन सा फनल लेना पड़ता है, सेपरेटिंग फनल लेना। ऐसा क्यों, सेपरेटिंग फनल का काम क्या होता है, देखो बहुत सारे जब जो है ऐसे लिक्विड होंगे जो एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होंगे, ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होंगे, सीधी बात है, डिसॉल्व नहीं हो रहे इसका मतलब उन सभी लिक्विड की डेंसिटी क्या होगी, वो अलग अलग होगी। तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग लिक्विड एक के ऊपर एक सेट हो जाता है। जैसे पानी में तेल को मिलाओ तो क्या होता है, पानी में तेल को मिलाते हैं तो ऑयल जो होता है ऊपर हो जाता है, पानी जो होता है नीचे हो जाता है, ये होता ही नहीं होता है। तो अगर हमें इन दोनों को सेपरेट करना है तो क्या करेंगे, इनको हम सेपरेटिंग फनल में डालेंगे और जो पानी होगा वो नीचे से बाहर कर लेंगे, ऊपर ऑयल बचेगा। सेम वही प्रोसीजर होता है अगर कोई दो इमिसिबल लिक्विड है, जैसे इन्होंने तेल और पानी को ही लिया है, इन्होंने एग्जाम्पल भी किसको लिया है, तेल और पानी को ही लिया है, तेल और जल को ही लिया है। इसको जब हमें सेपरेट करना होगा तो हम सेपरेटिंग फनल में डाल करके उसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। रीजन क्या होता है, सेपरेटिंग फनल में कौन से मेथड से जो है इनका क्या मेथड अप्लाई होता है, वहां पे डिफरेंट डेंसिटी का मेथड अप्लाई होता है, यानी कि हर लिक्विड की डेंसिटी अलग अलग होती है। जब लिक्विड की डेंसिटी अलग होगी तो जो ज्यादा डेंस कम डेंस वाला ऐसा होगा ना तो वो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे क्या हो जाएंगे, फिट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम फनल से उनको अलग कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो, नमक और सोडियम क्लोराइड सॉरी अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं। विच मेथड यूज टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट, यानी NH4Cl और सॉल्ट को बनाने की कौन सी विधि अपनाते हैं। देखो जो अमोनियम क्लोराइड होता है ना उसमें होता है सब्लिमेशन, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, उसमें सब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन का मतलब वो जो है सीधा सॉलिड से कन्वर्ट हो जाता है गैस में। तो जैसे ही अमोनियम क्लोराइड को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं तो वो तुरंत क्या होता है, वो तुरंत वेपर बनता है, यानी कि वो तुरंत बनता है, भाप बन जाता है। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, इसके ऊपर किसी बहुत ही ठंडे जो है मतलब किसी भी ठंडे बर्तन को ऊपर रख देंगे। जब ठंडे बर्तन को ऊपर रख देंगे तो ये वही वेपर जाएगा ऊपर की तरफ, उसी ठंडे बर्तन में क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम समझ रहे हैं ना, देखो क्या करेंगे, हमने अमोनियम क्लोराइड को हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया। और हीट करने पर क्योंकि अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो हमारा जो कैसा होता है, उसमें सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन होता है। ऊर्ध्वपातन होगा तो इसका मतलब उसमें वेपर बनेगी, वेपर बनेगी तो वेपर भाप बन के ऊपर, वेपर ऊपर की तरफ उड़ेगी। अब उसको क्या करेंगे, उस वेपर को किसी ठंडे बर्तन के अंदर लेके जाएंगे। जैसे ठंडे बर्तन के अंदर वेपर लेके जाएंगे वो वेपर अपने आप एक जगह पे डिपोजिट हो जाएगी, यानी उसमें क्या हो जाएगी, वो उसी में जम जाएगी, उसी ठंडे बर्तन में जाकर रुक जाएगी, ठीक है ना। और उसको क्या करेंगे, उसको हम बाहर कर लेंगे। तो इस मेथड में हम किसका यूज करते हैं, सब्लिमेशन टेक्निक का यूज करते हैं, यानी कि ये मेथड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यानी ए नंबर यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, काली स्याही में उपस्थित विभिन्न रंगों डाई के घटकों को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं। विच मेथड यूज टू सेपरेट डिफरेंट कलर
कंपोनेंट डाइस। देखो ब्लैक इंक, देखो जहां पर भी कलर का सेपरेशन मेथड आता है वहां पर हम सीधे यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी। जहां पर भी कलर यूज करने की बात होती है वहां पर हम यूज करते हैं कौन सी, क्रोमेटोग्राफी। देखो क्योंकि एक वर्ड वर्ड लिखा है ना क्रोमा, क्रोमा का मतलब ही होता है रंग। क्रोमा का मतलब क्या होता है, क्रोमा का मतलब होता है कलर। तो जहां पर कलर सेपरेशन की बात आएगी वहां पर हम यूज करेंगे क्रोमेटोग्राफी। किसका यूज करेंगे, क्रोमेटोग्राफी। क्लियर हो गया, नहीं हो गया, क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 38 बोला गया क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का उपयोग किन किन कार्यों में करते हैं, विच आर्ट व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के एप्लीकेशंस कौन कौन है, देखो पहला है जो है डाई के विभिन्न रंगों को पृथक करने में, यानी कि टू सेपरेट कलर्स ऑफ डाई। अभी हमने बताया डाई को यानी कोई भी कलर सेपरेट करना है तो क्रोमेटोग्राफी का यूज आपको करना है। प्राकृतिक रंगों से वर्णकों को अलग करने हैं, यहाँ पे भी कलर ही सेपरेट हो रहा है, टू सेपरेट पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर, तो यहाँ पे भी आप यूज करेंगे क्रोमेटोग्राफी का। रक्त से नशीले पदार्थों को अलग करने में, तो नशीले पदार्थों को यूज करने के लिए भी हम किसका यूज करेंगे, क्रोमेटोग्राफी का ही यूज करेंगे। इसका मतलब यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त से ही चौथा नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जितनी भी बहुत ज्यादा सूक्ष्म सांद्रता वाले लोग होते हैं, जितने भी बहुत ज्यादा कैसे होते हैं, जिनमें बहुत माइन्यूट जो है कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है, माइन्यूट कंसंट्रेशन अगर कहीं पर अवेलेबल है, इसका मतलब वहां पर क्रोमेटोग्राफी का यूज होना ही होना है। बाकी अगर कलर कहीं पर आ रहा है तो क्रोमेटोग्राफी का यूज होना है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 30 में बोला गया दो घुलनशील द्रव, देखो अभी अभी ऊपर की तरफ हमने बोला था ऐसे लिक्विड जो डिजोल्व नहीं है, तो जब लिक्विड डिजोल्व नहीं होते हैं तो उसमें हम यूज करते हैं कौन सा, सेपरेटिंग फनेल का यूज करते हैं, पृथककारी कीप का यूज करते हैं। लेकिन अभी हमारे पास जो लिक्विड है वो हमारे मिसिबल यानी कि वो हमारी घुलनशील है। जब घुलनशील द्रव है जिनके क्वथनांकों में 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हो, जैसे जेल और एसीटोन, को किसी विधि द्वारा अलग करेंगे। देखो बोला गया बाय विच मेथड कैन टू मिसिबल लिक्विड्स कैन डिफरेंशिएट इन बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन 25, यानी कि जिनमें 25 केल्विन से ज्यादा का डिफरेंस होता है, जैसे इन्होंने एग्जांपल लिया है वाटर और एसीटोन, बोला गया इनको किस मेथड से यूज करेंगे, इनको किस मेथड से सेपरेट करेंगे। देखो इनको सेपरेट करने के लिए हमारे पास यूज होता है सिंपल डिस्टिलेशन मेथड। कौन सा, सिंपल डिस्टिलेशन मेथड का यूज करेंगे, यानी कि जो है साधारण आसवन विधि का यूज करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान से समझिएगा, जिन भी लिक्विड, जब भी दो लिक्विड एक दूसरे में मिसिबल हैं, एक दूसरे में घुलनशील हैं, और उनके बीच के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कितना है, 25 केल्विन से ज्यादा है, तो आपको सिंपल डिस्टिलेशन का ही यूज करना है। ठीक है ना, किसका यूज करना है, सिंपल डिस्टिलेशन का ही यूज करना है। और वो जो है उसको हम बहुत आसानी से क्या करते हैं, उसको बहुत आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, कोई भी दो या दो से अधिक लिक्विड जिनके क्वथनांकों का अंतर 25 केल्विन से कम। देखो अब हमारे पास डिफरेंस 25 से कम हो गया। अब जो 25 से कम डिफरेंस है तो उनको हम किस मेथड से अलग करेंगे, उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से अलग करेंगे। कौन से मेथड से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से अलग करेंगे। ध्यान से समझिएगा, पहले हमने क्या था, पहले हमने ये कहा था कि दो लिक्विड डिसॉल्व ही नहीं हो रहे, जब लिक्विड डिसॉल्व नहीं होंगे तो हम कीप का यूज करेंगे। कौन सी कीप का यूज, सेपरेटिंग फनेल का यूज करेंगे। दूसरा, दो लिक्विड डिसॉल्व तो हो रहे हैं बट उनके बीच के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 से ज्यादा है, अगर 25 से ज्यादा डिफरेंस होगा तो हम सिंपल डिस्टिलेशन का यूज करेंगे, अगर 25 से कम बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा तो हम यूज करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, इनके में हम यूज करेंगे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि हमें मतलब किसी को भाप बनाते हैं फिर ठंडा करते हैं, फिर भाप बनाते हैं फिर ठंडा करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं, तो खैर वो तो एक अलग बात है। चलो अगला बोला गया है कि एयर से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑर्गन जैसी गैसों को पृथक करने के लिए हम क्या कर यूज करेंगे। देखो हमें हवा से अलग करना है, क्या अलग करना है, ऑक्सीजन अलग करनी है, नाइट्रोजन अलग करनी है, ऑर्गन, हमें हवा से इन सारी गैसेस को अलग करना है, तो क्या यूज करेंगे। ठीक है, देखो हवा से जब ऐसे गैसेस को अलग करते हैं तो डेफिनेटली बात है हमें ये देखना होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कौन सी गैस का टेम्परेचर कितना होता है, कौन सी गैस का टेम्परेचर कितना होता है। तो एक बात ध्यान से समझिएगा कि जो नाइट्रोजन गैस का जो क्वथनांक होता है वो -196 डिग्री सेल्सियस होता है, और उसके बाद जो हमारी ऑर्गन गैस का क्वथनांक होता है, ऑर्गन गैस का क्वथनांक -186 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना, या जो भी होता है, ऑक्सीजन गैस का क्वथनांक जो होता है -183 होता है, 183 होता है। तो आप देखो यहाँ पर बहुत कम डिफरेंस है इनके
बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम डिफरेंस है ना। सिंपल सी बात, अगर बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम डिफरेंस होगा तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? हम मेथड यूज करेंगे कौन सा? हम मेथड यूज करेंगे कौन सा? हम मेथड यूज करेंगे यहाँ पर, देखो क्या है ऑप्शन नंबर देखते हैं। वायु के दाब घटक, वायु पर दाब बढ़ाकर और दाब घटाकर उसके द्रवीकृत करते हैं। जैसे सबसे पहले वायु जो भी एयर है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फिर प्रभाजी आसवन में धीरे धीरे गर्म करेंगे। प्रभाजी आसवन समझ रहे हैं ना, वही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अभी जो यूज किया था। क्वथनांक के अनुसार उन गैसों को हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर एक। यानी कि सबसे पहले उन गैसेस को टेम्परेचर बढ़ा करके उनको हम लिक्विफाई करेंगे, उनको हम द्रव बनाएंगे। उसके बाद उनके टेम्परेचर और उनके साथ में टेम्परेचर को कम करेंगे, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो गैस लिक्विफाई नहीं होंगी। ठीक है, बहुत हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पर गैसें लिक्विफाई करेंगे। उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में उनको लेके जाएंगे कॉलम में। उसके बाद उनको अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग गैसेस को हम अलग अलग कर लेंगे, और ये हम यूज करेंगे यहाँ पर कौन सा मेथड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज करेंगे। समझ में आ रही बात ना? क्यों? क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा कम डिफरेंस है। अभी हमने बताया अगर हमें 25 केल्विन से ज्यादा का डिफरेंस आता है तो हम साधारण आसवन, 25 केल्विन से अगर कम का डिफरेंस आता है तो हम प्रभाजी आसवन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। अशुद्ध नमूने से किसी शुद्ध क्रिस्टल को पृथक करने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होती है? देखो क्रिस्टल को सेपरेट करना, सीधी सी बात, क्रिस्टल अगर हमें सेपरेट करना है तो हमें यूज करना है क्रिस्टलाइजेशन मेथड। कौन सा मेथड यूज करना है? क्रिस्टलाइजेशन मेथड का ही यूज करना है। क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू सेपरेट अ प्योर सॉलिड इन क्रिस्टल फॉर्म फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल? इम्प्योर सैंपल से हमें क्रिस्टल फॉर्म में अलग करना है। तो देखो क्रिस्टल फॉर्म का मतलब हमने बताया क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज करना है। देखो बोला के भी गया है जो क्रिस्टलाइजेशन होता है वो वेपरेशन से बहुत बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें सॉलिड पार्टिकल जो है बहुत ज्यादा मतलब क्या होते हैं वो झुलसते नहीं है, यानी वो बहुत ज्यादा खराब नहीं होते हैं, और स्थितियां जो है क्रिस्टल के फॉर्म में सेपरेट हो जाती हैं। जैसे समुद्री नमक को अलग करना, डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं। तो यानी कि ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन है, जैसे बर्फ का पिघलना और जल का जमना या उबलना, पेड़ों का काटना, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, उपरोक्त सभी? ठीक है, जो है मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग, बॉइलिंग ऑफ वाटर, कटिंग ट्रीज, जो भी कहानी है। ठीक है, देखो फिजिकल चेंज का मतलब ये होता है कि एक ऐसा चेंज जो रिवर्सिबल ना हो, जिसको हम रिवर्स ना कर सके, जिसको रिवर्स में ना कर सके। तो इसका मतलब ये देखो मेल्टिंग ऑफ, देखो ये इसमें जो है मेल्टिंग ऑफ आइस नहीं, फिजिकल चेंज का मतलब होता है कि जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, केमिकल चेंज में रिवर्स नहीं करते हैं, फिजिकल चेंज में रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि आइस को जो है हम बर्फ में कन्वर्ट कर बर्फ है तो बर्फ को लिक्विड में, लिक्विड को वाटर वाटर में, वेपर में, सब में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे ऑप्शन हमारे सही हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर हम ऑल ऑफ दीज यानी कि उपरोक्त सभी हमारे आंसर सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज का मतलब होता है जो रिवर्सिबल ना हो, जो इरिवर्सिबल हो, जो चेंज ना, जो रिवर्स ना कर सके। जैसे लोहे में जंग लगना और भोजन का पकना, लकड़ी और कागज का जलना, दूध से दही बनना, उपरोक्त सभी। ठीक है, कौन सा है केमिकल चेंज? बोला कि रस्टिंग ऑफ आयरन एंड कुकिंग ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ वुड और पेपर, ये कडलिंग जो है ऑफ मिल्क यानी कि दूध से दही बनना। देखो आयरन में रस्ट हो गया तो उससे दोबारा हम सही से नहीं कर सकते, खाना अगर पक या कच्चा नहीं कर सकते, जो है पेपर अगर बर्न हो गया दोबारा नहीं ला सकते, मिल्क दूध से दही बन गया दोबारा दूध नहीं बना सकते। इसका मतलब ये हमारा कौन सा है, ये सभी के सभी हमारे केमिकल चेंज है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया कौन सा परिवर्तन है? ये भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखो मोमबत्ती का जो जलना होता है वो दोनों फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों होता है। वो कैसा होता है? फिजिकल एंड केमिकल चेंज दोनों होता है। इसमें कैसा होता है, देखो मोमबत्ती मोमबत्ती जलकर कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, और मोम जो है वैक्स के फॉर्म में भी होता है। तो ये फिजिकल और केमिकल, देखो मोम पिघल, देखो मेरी बात ध्यान समझिए, जो हमारा वैक्स होता है यानी कि जो मोम है वो कुछ मोम जलाने पर पिघलता है, पिघलता है तो वो मोम से मोम दोबारा हमें मिला। लेकिन जो वैक्स हमारा जल गया, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, क्या वो मोम वापस आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो इसका मतलब जो वैक्स को जो बर्निंग होती है वो फिजिकल भी है, जब हमारा वापस मिल रहा है तो फिजिकल, और जब गैस बन रहा है तो केमिकल। तो ये बोथ एक फिजिकल और केमिकल चेंज में आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1661 में तत्व यानी एलिमेंट
शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? विच साइंटिस्ट यूज एलिमेंट इन फर्स्ट टाइम 1661? 1661 में सबसे पहले एलिमेंट शब्द का यूज करने वाले हमारे पास वैज्ञानिक है रॉबर्ट बॉयल, यानी कि रॉबर्ट बॉयल नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सबसे पहले एलिमेंट शब्द का यूज किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है ना। फ्रांस के वैज्ञानिक एंटोनी लेवोसिए ने तत्व की क्या परिभाषा परिभाषित की थी? देखो बोला गया है कि एंटोनी लेवोसिए जो है, ठीक है ना, एंटोनी लॉरेंट और लेवोसिए जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने किसी भी एलिमेंट की क्या डेफिनेशन दी थी? तो उन्होंने कहा था कि एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ द मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है, और यही डेफिनेशन दिया था किसने? लेवोसिए ने। तत्व पदार्थ का वह मूल कण है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ये बात दिया था, स्टेटमेंट दिया था किसने? लेबोसिए ने दिया था। ठीक है, ये तो लर्निंग वाली बात है। धातुओं के समान गुणधर्मों के संबंध में कौन सा कथन सही है, यानी कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा सही है? जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल की प्रॉपर्टी में कौन सा सही है? ठीक है, देखो जब भी ट्रू फॉल्स वाले हैं तो आप अंडरलाइन कर लो वहां पे ट्रू बोला गया या फॉल्स बोला गया। दे हैव, यानी कि उनमें चमक होती है और ताप और विद्युत के सुचालक होती हैं, उनमें लक्षण होता है और गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये तो वही सारे मेटल की प्रॉपर्टी होती है। दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, ठीक है, वो आघातवर्ती और तन्य भी होती है, इसका मतलब ये भी सही है। उन्हें टकराने पर ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी कि सोनोरस, जैसे स्कूल में घंटी बजाते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है, दो मेटल को टकराया ध्वनि उत्पन्न हो रही है, इसका मतलब सोनोरस भी होती है। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ दीज, यानी कि सभी सही हो जाएंगे। सॉरी, कौन सा? ऑल ऑफ दीज, यानी कि डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। कमरे के तापमान पर कौन सी एकमात्र धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? विच इज ओनली मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर हमारी जो, देखो बोला गया है मेटल की बात की गई, यहाँ पर मेटल की बात की गई है। मेटल जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है वो हमारे पास मरकरी ही होती है। ब्रोमीन लिक्विड होती है बट वो नॉन मेटल है, ब्रोमीन का आंसर नहीं होगा, तो इसका मतलब वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना। गैलियम बहुत कम टेम्परेचर पर, आपका जैसे हाथ में रखेंगे उतने टेम्परेचर पर ये क्या होगी, मेल्ट हो जाएगी। ठीक है ना। तो बाकी की, तो इसका आंसर कौन सा होगा? ए। कमरे के तापमान पर कौन से अधातु एकमात्र द्रव अवस्था में पाई जाती है? अभी हमने बताया था कि जो ब्रोमीन नॉन मेटल है वो हमारी किस फॉर्म में होती है? ब्रोमीन नॉन मेटल हमारी लिक्विड फॉर्म में होती है, ये हमारी एक नॉन मेटल है। ठीक है। विच इज ओनली नॉन मेटल, नॉन मेटल का मतलब यहाँ पर देखो ये सभी की सभी है तो नॉन मेटल ही। तो ब्रोमीन एक ऐसी नॉन मेटल होती है जो हमेशा, जो हमारी कौन सी फील्ड में होती है? लिक्विड स्टेट में होती है, रूम टेम्परेचर पर भी। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कुछ हमारे जो भी हमने पढ़ा है उसको एक जगह पे समरी कर देते हैं। समरी का मतलब जो भी पहला वीडियो और दूसरे वीडियो में जितना भी हमने पढ़ा है उसी चीज को यहाँ पर हम समरी के फॉर्म में लेके आ रहे हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट। देखो मुख्य आकर्षण यानी कि हाईलाइटेड पॉइंट क्या है? देखो सांद्रता व्यक्त करने में द्रव्यमान परसेंटेज का मतलब क्या होता है? देखो परसेंटेज का मतलब प्रतिशत का मतलब होता है, यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई करना, वैसे प्रतिशत का मतलब होता है 1/100 होता है। तो यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई, देखो जब भी प्रतिशत बताना हो द्रव्यमान का तो हमेशा विलेय यानी कि सॉल्यूट हमारा ऊपर की तरफ होगा और सॉल्यूशन यानी कि विलयन हमारा हमेशा नीचे की तरफ होगा। ये 9th में है, 11th में है, 12th में है, तो पूरी केमिस्ट्री में ये मिलता है। कणों का आकार देखो, अगर कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम है, जरा ध्यान से समझिएगा, 1 नैनोमीटर से अगर कम आकार है पार्टिकल का तो इसका मतलब वो वास्तविक विलयन होंगे, यानी वो ट्रू सोल्यूशन में काउंट होंगे। अगर किसी भी सोल्यूशन के पार्टिकल का आकार यानी कि जो पार्टिकल है उसका आकार 100 नैनोमीटर से ज्यादा होगा, 100 नैनोमीटर से ज्यादा होगा, तो वो सस्पेंशन की कैटेगरी में आएगा। कितने आएगा? सस्पेंशन की कैटेगरी में आएगा। और सस्पेंशन जो होगा वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा। क्या होगा? नीचे की तरफ बैठ जाएगा। क्लियर हो गया ना। लेकिन जो कोलाइड होगा उसका जो आकार होगा वो 1 से 100 के बीच में होगा, तो वो ना तो ट्रू सोल्यूशन है ना ही कोलाइडल, वो ना ही हमारा क्या है, सस्पेंशन होगा, तो उसको हम बोलते हैं कोलाइडल सोल्यूशन। और कोलाइडल सोल्यूशन शो करते हैं, टिंडल इफेक्ट हमारा शो करते हैं। क्या शो करते हैं? टिंडल इफेक्ट। इसके क्वेश्चन हम लोग पहली क्लास जो हमारी हुई थी टॉपिक नंबर 2 में, जो फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है। कोलाइडल कोलाइडल हमारे कितने प्रकार के होते हैं? एरोसोल, इमल्सन, जेल, सोल, ये हमारे टाइप के कोलाइडल हैं, जैसे एरोसोल, इमल्सन, जेल और सोल। अगर हम एरोसोल की बात करें तो एरोसोल में कौन आता है? कोहरा आता है, धुआं आता है। और इमल्सन में कौन आता है? दूध आता है। जेल में हमारा जेली आती है। सोल में हमारा ब्लड और मड आ जाते हैं। ये सारी के सारे एग्जाम्पल है। यही एग्जाम्पल एनसीईआरटी में गिवन है, तो आप पहले तो बेसिक तो इन एग्जाम्पल को तैयार करिए, फिर तो धीरे धीरे सारी चीजें आपकी तैयारी हो जाती हैं। अगला क्या है? देखो पृथक्करण करने का मेथड हमारे पास, यानी कि सेपरेशन, कौन कौन से टेक्निक है? सेपरेशन के लिए सबसे पहले हमारे पास अपकेंद्रीकरण टेक्निक है, जिसको हम दूध से मक्खन में कन्वर्ट करते हैं, अपकेंद्रीकरण। ठीक है ना। वॉशिंग मशीन से कपड़े को सुखाना। और
ब्लड को हमें जो है जांचना, ठीक है, यूरिन को जांचना, और जो है मक्खन, दूध से मक्खन निकालना, ये सभी हमारे जो है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज करते हैं, यानी कि बटर मिल्क वाला। क्रोमेटोग्राफी से क्या यूज करते हैं? क्रोमेटोग्राफी में डाइज और रक्त, जो कोई भी डाइज है, कोई भी डाई है या कोई भी ड्रग है, वो ब्लड से हम अलग करने के, डाई को हम सेपरेट करेंगे क्रोमेटोग्राफी से, ब्लड से ड्रग को हम अलग करेंगे क्रोमेटोग्राफी से, ये हम करेंगे। अगर टेम्परेचर डिफरेंस 25 केल्विन से जो है 25 केल्विन से अगर ज्यादा होता है, 25 केल्विन से ज्यादा अगर टेम्परेचर डिफरेंस है किन्हीं भी दो लिक्विड के बीच, लिक्विड हैं जो मिसिबल हैं, जो मिले हुए हैं, और उनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस यानी बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस 25 केल्विन से ज्यादा है, तो उनको हम साधारण आचमन से यूज करेंगे, यानी कि सिंपल डिस्टिलेशन यूज करेंगे। और अगर प्रभाजी आचमन हमारा 25 केल्विन से ज्यादा है, सॉरी, टेम्परेचर डिफरेंस 25 केल्विन से कम है, तो उसमें हम प्रभाजी आचमन का यूज करेंगे, यानी फ्रैक्शन डिस्टिलेशन का यूज करेंगे, जैसे पेट्रोलियम को अलग करना हुआ, एयर के कंपोनेंट को अलग करना हुआ। तो ये मेथड आज की डेट में हमने डिस्कस किया। तत्व और यौगिक की बात करें, कमरे के यानी कि रूम टेम्परेचर पर जो मेटल होती है वो मरकरी होती है, जो लिक्विड होती है। रूम टेम्परेचर पर जो नॉन मेटल जो लिक्विड होती है वो हमारी होती है ब्रोमीन। तो इसी के साथ ये हमारे सारे के सारे टॉपिक या पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आज की डेट से हमारे चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो रहा है। कल से हम अपना चैप्टर नंबर 3 लेके आते हैं। चैप्टर नंबर 3 हम लोग पढ़ेंगे, बाइलिंगुअल फॉर्म में यूज करेंगे। तो आप सभी लोग जो है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका, अब देखो, अब जब हमने ये चीजों को कवर कर दिया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बनती है कि आप वीडियो को शेयर करिए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा चैनल को ग्रो कराइए, क्योंकि हम अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं वीडियो को बनाने में, ठीक है, वीडियो को अपलोड करने में, ठीक है। तो अभी कुछ दिन बाद लाइव क्लासेस भी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, और इसका जो पीडीएफ है, जो हमने पढ़ा है, इसकी पीडीएफ है, वो आपको हमारे अराताई चैनल पे मिलेगी। कौन से चैनल पे मिलेगी? अराताई चैनल पे मिलेंगे, और अराताई चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। राजा टीचर्स जो है अराताई चैनल के लिंक, समझ में आ रही बात है? आप सभी लोग को यहाँ तक जुड़ने के लिए, आपको सभी को पढ़ने के लिए, ठीक है, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, अपने मित्रों तक वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।